नमस्कार। आज हम मनु के परराष्ट्र संबंधों का संस्थागत तथा व्यवहारिक पक्ष पर अध्ययन करेंगे। मनु ने परराष्ट्र नीति के सिद्धांतों को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। फर्स्ट है दूत व्यवस्था। मनु ने दूतों की भूमिका को परराष्ट्र संबंधों के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार राजकीय मैत्री या अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार दूत ही होते हैं। मनु के अनुसार दूत ही शत्रु से मेल कराता है और मिले हुए शत्रु से विग्रह करा सकता है, अर्थात दूत वह कार्य कर सकता है जिससे परस्पर मैत्री में भी फूट पड़ जाती है। मनु ने दूत की कुछ योग्यताएं निर्धारित करी हैं कि दूत को शास्त्रों का ज्ञान, वचन तथा स्वर आदि का अर्थ समझाने वाले भावों का ज्ञान, चेष्टाओं जैसे क्रोध के सूचक भाव आदि को जानने की क्षमता, शुद्ध हृदय, चतुराई, कुलीनता, स्त्री आसक्ति या मद्यपान से रहित होना आदि दूत की अनिवार्य योग्यताएं के रूप में स्वीकार की हैं। श्रेष्ठ दूत। मनु ने श्रेष्ठ दूत उसे माना है जो शुद्ध हो, चतुर हो, तीव्र स्मरण शक्ति वाला हो, देश व काल के अनुरूप निर्भय एवं वाक्पटु हो, वो श्रेष्ठ दूत माना जाएगा। दूतों की भी कुछ आवश्यक गुण निर्धारित किए हैं मनु ने कि ऐसे दूत जो षड्गुण में प्रवीण हो, अर्थ धर्म काम से भी शत्रुओं के पक्ष में न आए, गणितज्ञ हो, निर्लोभी हो, धर्मयुक्त हो और विभिन्न लिपियों का जिसे ज्ञान हो और विश्वास पात्र हो, ऐसे आवश्यक गुण दूत में होने जरूरी हैं। दूसरी व्यवस्था गुप्तचर व्यवस्था। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की शक्ति और दुर्बलताओं तथा व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी एकत्र करके अपने राज्य तक पहुंचाता है। साथ ही गुप्तचर का यह कार्य भी है कि वह अपने राज्य में रह रहे दूसरे राज्य के गुप्तचरों का पता लगाए व उनके बारे में राजा को सूचित करे। मनु ने 5 प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख किया है, जिसमें फर्स्ट है कापाटिक। ऐसे गुप्तचर जो छल कपट के व्यवहार में कुशल हो, जीविका के इच्छुक हों और अपनी इस कला के द्वारा राजा के द्वेषी वर्ग के लोगों अर्थात विरोधी दुश्मन लोगों की गुप्त बातों का पता लगाते हों। उदास्तिक। ऐसे गुप्तचर जो सन्यासी या साधु के रूप में झूठी प्रशंसा प्राप्त करते हो, जीविका के इच्छुक हों और अपने संपर्क में आने वाले राजा के द्वेषी वर्ग के गुप्त रहस्यों का पता लगाते हैं। कृषक या गृहपथिक। ऐसे गुप्तचर जो नकली किसान का जीवन व्यतीत करते हुए राजा के द्वेषी वर्ग के गुप्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथे नंबर पर व्यापारी। ऐसे गुप्तचर जो नकली व्यापारी के रूप में व्यापार करते हैं और राजा से द्वेष रखने वाले लोगों की गुप्त जानकारी एकत्रित करते हैं। 5वें नंबर पर तापस। ऐसे गुप्तचर जो नकली तपस्वी के रूप में विचरण करते हैं और राजा के द्वेषी पक्ष के गुप्त कार्यों की जानकारी एकत्रित करते हैं। मनु ने युद्ध संबंधी विचारों का भी उल्लेख किया है, जिसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार है। फर्स्ट है युद्ध का औचित्य। मनु ने युद्ध के औचित्य को स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने राज्य हित में युद्ध को अनिवार्य व एकमात्र आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया। राज्य हित की पूर्ति के लिए अपनाए जा सकने वाले साधनों की तुलनात्मक वरीयता के क्रम में युद्ध को अंतिम स्थान दिया है। मनु ने शासक को स्वराष्ट्र के प्रति अनुकूल परिस्थितियां होने की दशा में ही दूसरे राज्य पर आक्रमण का परामर्श दिया है। राजा अपनी सेना आदि को शक्तिशाली एवं शत्रु पक्ष की सेना को इसके विपरीत समझे तो उसे आक्रमण करना चाहिए। यदि वह शत्रु राज्य को मंत्री, अमात्य आदि के व्यसनों में पड़ा समझे, अर्थात उनसे मतभेद हो मंत्री से राजा के, तो ऐसी स्थिति में भी आक्रमण करना चाहिए। परंतु युद्ध के समय दोनों पक्षों की, मनु ये कहते हैं कि यदि युद्ध के समय दोनों पक्षों की विजय पराजय निश्चित नहीं हो तो शासक को युद्ध का त्याग कर देना चाहिए। साम दाम भेद तीनों उपायों के विफल हो जाने की दशा में ही युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहिए। युद्ध के प्रकार। मनु ने युद्ध के प्रकार में 2 का उल्लेख किया है। फर्स्ट धर्म युद्ध। धर्म युद्ध की संज्ञा
उन युद्धों को दी है जो शत्रु द्वारा युद्ध हेतु आमंत्रित किए जाने पर समस्त नैतिक नियमों का पालना करते हुए किए जाएं। जैसे सोए व्यक्ति को न मारना, असैनिक से युद्ध न करना, शरणागत योद्धा पर प्रहार न करना। यदि इन नियमों का पालन करते युद्ध किया जाता है तो वो धर्म युद्ध कहलाता है। कूट युद्ध, जिन युद्धों में युद्ध के नैतिक नियमों की अवहेलना की जाए उन्हें मनु ने कूट युद्ध कहा है। और कूट युद्ध के अंतर्गत कुछ युद्ध क्रियाओं का समावेश का उल्लेख किया है, जिसमें फर्स्ट है युद्ध शत्रु को पीड़ित करने के लिए उसके चारों ओर घेरा डाल देना या उसकी अन्य जल ईंधन आदि को नष्ट कर देना। दूसरे नंबर पर शत्रु के जल सरोवर, नदी, कूप आदि को नष्ट कर दिया जाना या खाई खोद कर उसको प्रवेश योग्य बनाने हेतु मिट्टी से भर दिया जाना। रात्रि में युद्ध के वाद्य यंत्रों की सहायता से शत्रु को भयभीत करना। तीसरे नंबर पर शत्रु पक्ष के सेनापति, मंत्री को लालच देकर अपने पक्ष में किया जाना एवं शत्रु के द्वारा किए जा रहे कार्यों का गुप्त रूप से ज्ञान प्राप्त करना। यदि इन क्रियाओं के आधार पर कोई युद्ध किया जाता है तो उसको मनु ने कूट युद्ध की संज्ञा दी है। युद्ध के कुछ नियमों का भी मनु ने उल्लेख किया है। मनु ने युद्ध के दौरान नैतिक नियमों के पालन पर अत्यधिक बल दिया है और कहा है कि युद्ध में इन नियमों का पालन आवश्यक होना चाहिए। युद्ध हेतु मनुस्मृति में प्रतिपादित कुछ नियम इस प्रकार हैं। युद्ध में कूट शस्त्रों, जैसे बाहर से लकड़ी या भीतर से कुछ हो ऐसे घातक शस्त्र, अग्नि से प्रज्वलित होने वाले अग्र भाग वाले शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शरणागत पर शस्त्र प्रहार नहीं करना चाहिए। सोते हुए व्यक्ति पर शस्त्र रहित या युद्ध में भाग नहीं ले रहे व्यक्तियों पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध में योद्धाओं द्वारा जीता गया धन उन्हीं योद्धाओं को प्रदान कर दिया जाना चाहिए। राजा द्वारा युद्ध में जीते गए धन में से प्रत्येक योद्धा को उसके पुरुषार्थ के अनुसार उसका भाग दिया जाना चाहिए। मनो विजित राष्ट्र एवं उसके धन के प्रति विजेता का कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस बारे में भी कुछ बातें कही हुई हैं। कम मूल्य के द्रव्य युद्ध में जीत कर लाने वाले योद्धा को ही दे दिए जाने चाहिए। केवल बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, भूमि ही राजा को ग्रहण करनी चाहिए। उनका भी यथासंभव सैनिकों के मध्य उनके पुरुषार्थ के आधार पर वितरण कर दिया जाना चाहिए। मनु कहते हैं कि विजित राज्य पर अपना शासन स्थायी बनाने के लिए राजा को वहां के व्यक्तियों के प्रति उदारता एवं सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे वे शासन के कार्य में सहयोग प्रदान करने लगे। विजेता शासक को विजय लाभ के उपरांत प्राप्त की गई वस्तुओं का कुछ अंश देवताओं एवं ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। व राज्य में यह प्रचारित कर दिया जाना चाहिए कि युद्ध में जिन व्यक्तियों ने उनके प्रति विरोध का व्यवहार या आचरण किया है उन्हें अभयदान प्रदान किया जाता है, जिससे वे निर्भय होकर अपने कार्य कर सकें। विजित राज्य के प्रशासन हेतु राज्य के प्रमुख की इच्छा जानकर पूर्व शासक के वंश के ही किसी व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त करने को मनु ने उचित माना है तथा विजेता राजा को यह परामर्श दिया है कि विजित राज्य के साथ कुछ शर्तों का निर्धारण कर ले, जिनका विजित राज्य द्वारा पालन किया जाना आवश्यक हो। राजा को विजित राज्य के निवासियों के धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए एवं नवनियुक्त जो राजा है उसको रत्नाभूषण आदि देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। इस प्रकार मनुस्मृति में मनु ने परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से उपयुक्त विचार अध्ययन किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस विवरण में परराष्ट्र संबंधों के यथार्थवादी आदर्श दोनों पक्षों के उचित तालमेल स्थापित किए गए हैं। यदि मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और नीति के चार उपाय पर परराष्ट्र संबंधों के यथार्थवादी पक्ष को स्पष्ट किया गया है तो युद्ध को केवल अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना, धर्म युद्ध के रूप में युद्ध की नैतिक संहिता पर जोर देना तथा
पराजित राष्ट्र के प्रति उचित एवं मानवीय व्यवहार का निर्देश देकर परराष्ट्र संबंधों के आदर्शवादी पक्ष को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार मनु ने परराष्ट्र नीति के विषय में एक आदर्शात्मक एवं संगठित व्यवस्था का विवेचन किया है।